नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप कुशल और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज का पाठ शुरू करने से पहले हम आपको कुछ चित्र दिखाएंगे। उस चित्रों को आप ध्यान से देखिए और उसे पहचानिए। फिर हम आगे उन चित्रों पर चर्चा करेंगे। ये चित्र किसका है? साइकिल का। बहुत अच्छे। और ये चित्र किसका है? बाइक, जिसे हम मोटर साइकिल भी कहते हैं। बहुत खूब। और बच्चों, ये चित्र किसका है? वैन। बहुत अच्छे। और ये चित्र रिक्शा। आप लोग रिक्शे में घूमते हैं ना, तो ये रिक्शा। ये चित्र किसका है? पहचानिए। ऑटो का। बहुत खूब। और ये चित्र टैक्सी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। आप तो सब पहचान रहे हैं। अब बताइए, ये चित्र किसका है? रेल गाड़ी। बहुत अच्छे। और ये चित्र बस। अरे वाह, आप तो बड़े अच्छे से पहचान रहे हैं। अब एक और चित्र। ये चित्र किसका है? हवाई जहाज। अरे वाह मेरे प्यारे बच्चों, आपने तो सभी चित्र एक एक करके पहचान लिए। अब आप, जैसे हमने आपसे कहा था कि आप पहले चित्र पहचानिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। तो आगे की चर्चा में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न ये है कि बेटा, जो चित्र हमने आपको दिखाए हैं, उन चित्रों में समानता क्या है और ये किससे संबंधित है? बताइए। बताइए। बिल्कुल सही। चित्रों में 2 पहिए हैं, 3 पहिए हैं और 4 पहिए वाले वाहन हैं। बहुत सही। आपने तो समानता तो बता दिया। अब ये संबंधित किससे हैं, ये बताइए आप। किसी को समझ में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल सही बच्चों, ये संबंधित हैं यातायात के साधन से। तो हमारे चित्र जितने भी हमने आपको दिखाए हैं, ये सभी यातायात से संबंधित हैं। बच्चों, जिस तरह से आपने देखा कि हमने आपको कुछ चित्र दिखाए हैं जो यातायात से संबंधित हैं, तो बच्चों, हमने आपको ये चित्र क्यों दिखाए हैं, इसका भी एक कारण है। कारण ये है कि आपने देखा तो कि यातायात से संबंधित चित्र हैं, लेकिन एक और अंतर है इसमें। आप बता सकते हैं? बिल्कुल सही, ज़्यादातर आप बहुत सही कह रहे हैं। कुछ में 2 पहिए वाली हैं वाहन, कुछ 3 पहिए वाले वाहन हैं, और कुछ कैसे हैं? हाँ, बिल्कुल सही। रेलगाड़ी कहाँ चलती है? पटरी पर। बहुत अच्छे। और हवाई जहाज़ कहाँ होता है? आसमान पर। बिल्कुल सही। आपने अंतर तो बहुत अच्छे से पहचान लिया और आप कुछ हद तक हमारे सवाल के जवाब तक पहुंच गए हैं। लेकिन बच्चों, एक छोटा सा अंतर हम भी आपको समझाना चाहते हैं कि यातायात के साधन आपने बहुत अच्छे से पहचाना और आपने उसका अंतर भी हमें बताया और समानता भी आपने हमें बताया। देखिए, एक छोटा सा अंतर हमारी तरफ से। मेरा कुछ इसमें ऐसे भी हैं चित्र जो हमारे निजी वाहन के रूप में हम जानते हैं। निजी वाहन जैसे साइकिल, वैन और मोटर बाइक। आप देखते हैं कि हमारे पास साइकिल भी रहता है घर में, और मोटरसाइकिल जिसे हम बाइक कहते हैं वो भी हमारे घर में है, और कुछ घरों में हमारे वैन या कार भी हैं। तो ये सभी जो हमारे घर में हैं, इन्हें निजी वाहन कहते हैं। लेकिन बच्चों, कुछ वाहन ऐसे हैं जो हमारे निजी ना होके सार्वजनिक हैं, जिसमें आते हैं रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ और बस। ये सार्वजनिक क्यों हैं? क्योंकि बच्चों, इनमें सफ़र करने के लिए हमें इनसे टिकट लेना पड़ता है। इनमें सफ़र करने के लिए हमें
रेलगाड़ी का टिकट लेना पड़ता है, बस का टिकट लेना पड़ता है और हवाई जहाज़ का। और ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सभी व्यक्तियों के लिए है, इसीलिए इसको सार्वजनिक कहा गया है। समझ में आया? और हमने कुछ और चित्र भी आपको बताए थे, जैसे रिक्शा, टैक्सी, ऑटो। ये भी हमारे सार्वजनिक ही हैं, लेकिन ये व्यवसाय के रूप में भी प्रयोग होते हैं। जैसे किसी ने अपना व्यवसाय शुरू करना हो किसी को, तो उन्होंने टैक्सी खरीद लिया, ऑटो ले लिया, रिक्शा चलाया। बस फ़र्क ये है कि इसमें हमें टिकट नहीं लेना पड़ता है। जितनी दूरी के लिए हम इन्हें तय करते हैं, हम उतनी दूरी के लिए इनको पैसा देते हैं, पेमेंट करते हैं। अब समझ में आया कि छोटा सा अंतर कि यातायात के साधन में कुछ निजी साधन होते हैं और कुछ सार्वजनिक साधन। तो बच्चों, इसको भी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि पाठ के अंत में, जैसा हमने कहा ना कि पाठ के अंत में हम आपसे इन्हीं साधनों पर कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है? तो इसे भूलिएगा नहीं कि हमने आपको कौन कौन से चित्र दिखाए हैं, कौन कौन से हमने आपको बातें बताई हैं, कौन से वाहन निजी हैं, कौन से वाहन सार्वजनिक हैं और कौन से वाहन व्यावसायिक हैं। तो भूलेगा बिल्कुल भी नहीं। एक और बात, हम यात्रा कब करते हैं? क्योंकि इन वाहनों का प्रयोग तो यात्रा करने में होता है। जब हम कम दूरी के लिए जाते हैं तो अपने निजी वाहन से जाते हैं, और अधिक दूरी पर जाते हैं तो सार्वजनिक वाहन का, यातायात का प्रयोग करते हैं। तो हम यात्रा करते कब हैं? कोई पर्व होता है तब करते हैं क्या? नहीं। जब कोई समारोह या शादी होती है, हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, तो हम यातायात का प्रयोग करते हैं। हम इन साधनों के साथ यात्रा करते हैं। और एक और चीज़, सिर्फ हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं? नहीं, हम लोग किसी भी छुट्टी, कोई भी त्यौहार में अगर छुट्टी होती है तो उसमें भी जाते हैं। अरे, छुट्टी से याद आया, हम लोग तो ज़्यादातर गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं ना घूमने। अभी भी गर्मी की छुट्टियां पड़ी थी, तो आप घूमने गए थे ना? बहुत अच्छा लगता है कि जब हम गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने जाते हैं ना बच्चों, तो एक अलग सा रोमांच, एक अलग सी उत्सुकता होती है कि वहाँ जाने से पहले हम इतने सपने संजो लेते हैं, इतने रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि सोचो मत कि हम वहाँ पहुँचकर मस्ती करेंगे, अपने भाई बहनों के साथ बाहर घूमेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। उफ वाह, सोचने में भी कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन एक और बात बताएं बच्चों, आप तो बच्चे हैं, पर अगर आप अपनी मम्मी से पूछिए ना, तो उनका भी मन इस वक्त बच्चा बन जाता है। कारण है क्योंकि वो भी बहुत दिनों बाद अपने परिवार से मिलते हैं, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। लेकिन जब हम किसी अन्य स्थान पर जाते हैं, अपने परिवार में नहीं, किसी दूसरे शहर में घूमने जाते हैं, तो उसका भी एक अलग ही अनुभव होता है। क्योंकि ये यात्रा होती ही इतनी खूबसूरत है कि हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही उसकी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि किस टाइम पर हमें पहुंचना है, कहाँ घूमना है, कितने वक्त हमें लगेगा। ये पूरी रूपरेखा एक हम तैयार करके चलते हैं। और बच्चों, इसी तरह हमारी कहानी के जो पात्र हैं, लेखक मोनू, उन्होंने भी अपनी छुट्टियां वाराणसी में बिताई बुआ के यहाँ, और बहुत आनंद लिया उन्होंने। तो आज हम आपके सामने मोनू की वाराणसी की यात्रा का वर्णन करेंगे, और आप भी मोनू के साथ ही वाराणसी की यात्रा का वर्णन उठाएं और यह देखिए कि मोनू ने वाराणसी में क्या क्या देखा और उनके अनुभव से परिचय प्राप्त करें। तो बच्चों, अब हमारा शुरू होता है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन क्यों? क्योंकि हम आपको कहानी, हम आपको पाठ पढ़ के सुनाएंगे और आपको अंगुली वाचन करना है। तो पेज नंबर 34 खोलिए, पाठ 9, पेज नंबर 34, पाठ 9, वाराणसी की यात्रा। हम वाचन करेंगे, आपको कहानी सुनाएंगे और आपको अंगुली वाचन करना है। और ध्यान रखिए,
बीच बीच में हम आपसे प्रश्न भी पूछेंगे, तो बहुत ध्यान से पाठ को पढ़िए। पाठ 9 आदर्श। पाठ 9 वाराणसी की यात्रा। गर्मियों की छुट्टियां थीं। मैं अपनी बुआ से मिलने वाराणसी गया। वाराणसी हमारे गांव से काफ़ी दूर है। रेलगाड़ी से जाना पड़ता है। पूरे 52 रुपये का टिकट लगा था। दीदी भी मेरे साथ थी। रेलगाड़ी से यात्रा करने में मुझे बहुत आनंद आया। छुक 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 छुक, धर धड़ाम, धर धर धड़ाम। ऐसा लगा कि मानो पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हों। स्टेशन पर पहुँचे तो बहुत भीड़ थी। बाहर आकर दीदी ने रिक्शा किया और जल्द ही हम बुआ के घर पहुँच गए। बुआ दरवाजे पर ही खड़ी मिल गई। उन्होंने खुशी से हमें गले लगाया। मेरी फुफेरी बहन शैली और भाई राजू भी घर पर ही थे। दोनों हमें देखकर बहुत खुश हुए। शैली, राजू और बुआ हमारे घर के सारे लोगों के बारे में पूछते रहे। बुआ ने हमें खाने को रसगुल्ला दिया। इतना बड़ा रसगुल्ला! पर मैं एक ही बार में खा गया। मेरा मुंह रस से भर गया। सुबह तैयार होकर हम गोदोलिया घूमने गए। चारों ओर मेले जैसी चहल पहल थी। ऊंचे ऊंचे मंदिर जैसे आसमान को छू रहे हों। तो बच्चों, जब लेखक ने अपनी यात्रा शुरू की तो किससे यात्रा शुरू की? रेलगाड़ी से। बहुत सही। रेलगाड़ी का टिकट कितने का था बताइए? पूरे 52 रुपये का टिकट था। जी हाँ। और जब वो अपनी बुआ के घर वाराणसी पहुँचे, शहर वाराणसी पहुँचे, तो बुआ के घर वो कैसे पहुँचे? रिक्शे के द्वारा। बिल्कुल सही। और लेखक को भूख लगी थी तो बुआ ने क्या दिया उनको खाने के लिए? रसगुल्ला। और लेखक ने क्या किया? एक ही बार में वो रसगुल्ला अपने मुंह में भर लिया, जिससे उसका मुंह पूरे रस से भर गया। और कहाँ घूमने गए लेखक? मोनू कहाँ घूमने गया था? गोदोलिया। और वहाँ पे उसने क्या क्या देखा? ऊंचे ऊंचे मंदिर। बहुत अच्छे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। घंटे घड़ियालों की आवाज़ें आ रही थी। टन टन टन, ऐसी घंटी बोलती है ना, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। विश्वनाथ मंदिर में आरती हो रही थी। सब लोग फूल और प्रसाद लेकर मंदिर जा रहे थे। मैं भी फूल लेकर गया। भीड़ अधिक थी। फूल चढ़ाने में बहुत समय लग गया। मंदिर के बाहर एक आदमी मुंह से कोई बाजा बजा रहा था। यह शहनाई बजा रहा है मोनू, दीदी ने बताया। विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाराणसी के ही थे, दीदी बोली। इसके बाद हम दशाश्वमेध घाट गए और नाव में बैठे। इतनी बड़ी नाव! जब वह चल रही थी तो हल्के हल्के हिचकोले सी ले रही थी। नाव को चलाने वाला छप छपाक छप छपाक करके अपना चप्पू चला रहा था। गंगा के किनारे किनारे घाट बने थे। बड़ी बड़ी छतरियाँ लगी हुई थी। बहुत सारी सीढ़ियाँ भी बनी थी। उन पर बैठे कुछ लोग नहा रहे थे। एक मंदिर ऐसा लग रहा था जैसे पानी में अब गिरा। ये टेढ़ा मंदिर है मोनू, दीदी ने बताया। कैसे रुका होगा यह मंदिर? मैं सोचता रहा। दोपहर को हम बड़े विद्यालय गए। दीदी
बोली, मोनू, यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। इसे महामना मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। यहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आते हैं। दीदी और मैं संकट मोचन मंदिर भी गए। अगले दिन हम सारनाथ गए। वहाँ हमने एक बड़ी इमारत देखी। वहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियों और बहुत सी पुरानी वस्तुएं रखी थी। वहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और बहुत सी पुरानी वस्तुएं रखी थी। दीदी ने बताया कि उसे संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय में अशोक की लाट भी रखी थी, जिसके ऊपरी हिस्से में 4 चिन्ह बने थे। दीदी ने बताया कि हमारे देश का राज चिन्ह उसी से लिया गया है। हमने बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप भी देखे। पेज नंबर 36। लौटते समय हम रेलगाड़ी का इंजन बनाने का कारखाना भी देखने गए। शाम को हम बाजार घूमने निकले। लहुरा बीर में घूमते घूमते रात हो गई। हम वापस घर लौट आए। रात को सैली और राजू से खूब बातें हुई। सुबह हमें लौटना था। बुआ ने गले लगाते हुए हमसे अगली छुट्टियों में आने को कहा। शैली और राजू दूर तक हमें जाते देखते रहे। कितना मनमोहक यात्रा वर्णन है। इसको पढ़ने में मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस तरह लेखक ने एक एक वाराणसी के स्थल का वर्णन किया है, अपने अनुभव का वर्णन किया है, अपने उनको जो फील, जो एहसास था, उसको जो वर्णन किया है, बहुत खूबसूरत है। तो बच्चों, अब बारी आती है आपसे कुछ प्रश्न पूछने की, जैसे हमने आपसे कहा था। तो फिर प्रश्न ये है कि मोनू जब गोदोलिया घूमने गए तो उन्होंने वहाँ पे कौन सा मंदिर देखा? विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप ये बताइए कि शहनाई वादक जो दीदी ने जिनका परिचय दिया था, उनका नाम क्या था? बताइए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी। बहुत सही। अब एक और बात, आप ये बताइए, दीदी ने मोनू को बताया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए। बिल्कुल सही, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने। बहुत सही मेरे बच्चों। अब उसके बाद लेखक कहाँ गए थे? सारनाथ गए थे। सारनाथ में उन्होंने क्या क्या देखा? अशोक की लाट, बिल्कुल सही, बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप। और शाम को वो कहाँ गए थे? बाजार घूमने। बिल्कुल सही। मतलब आपने पाठ को बहुत अच्छे से सुना और उसको गहन भी किया। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब जब हमने आपको पाठ पढ़ाया, आपने पाठ को सुना, तो उसमें कुछ कठिन शब्द भी आए थे। अब हम आपके सामने उन्हीं कठिन शब्दों का निवारण करेंगे, उन्हीं कठिन शब्दों का अर्थ आपको बताएंगे और उसके बाद उन्हीं शब्दों के वाक्य प्रयोग। बच्चों ध्यानपूर्वक देखिए आप, कठिन शब्द और अर्थ, उनके वाक्य प्रयोग। हो सके तो आप इसे अपनी पुस्तिका में लिखने का प्रयास करें। जैसा कि बच्चों कठिन शब्द है शहनाई। पहला शब्द हमारा क्या है? शहनाई, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ये देखिए आपके सामने ये एक फ़ोटो बनी हुई एक चित्र है, ये है शहनाई की चित्र। ये शहनाई का चित्र, शहनाई इस तरह से दिखती है। तो शहनाई का अर्थ क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र। अब शब्द का वाक्य प्रयोग, जैसा कि हमने बताया था आपको कि वाक्य प्रयोग शब्दों का ही बनता है। मोनू ने मंदिर के बाहर एक व्यक्ति को शहनाई बजाते हुए देखा। एक बार फिर से, मोनू ने मंदिर के बाहर एक व्यक्ति को शहनाई बजाते हुए देखा। दूसरा शब्द हमारा है वादक।
वाद्य यंत्र को बजाने वाला। शहनाई वाद्य यंत्र, शहनाई को बजाने वाले को कहते हैं वादक। तो वाद्य यंत्र बजाने वाला उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ठीक है बच्चों, हमारा तीसरा शब्द है संग्रहालय। वह स्थान जहाँ प्राचीन काल की वस्तुओं का संग्रह हो। वह स्थान जहाँ पे प्राचीन काल की वस्तुओं का संग्रह हो, जहाँ पे प्राचीन काल की वस्तुओं को रखी जाते हैं। मैं अपने माता पिता के साथ संग्रहालय देखने गया था। अगला हमारा शब्द है इमारत। इमारत का अर्थ है मकान, महल। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा एक प्राचीन इमारत के रूप में जाना जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा एक प्राचीन इमारत के रूप में जाना जाता है। घाट, नदी का किनारा। वाराणसी नगर में कई घाट हैं। अंतिम शब्द हमारा प्रसाद, कृपा, अनुग्रह। सभी लोग फूल और प्रसाद लेकर विश्वनाथ मंदिर जा रहे थे। एक बार पुनः आप सुन लीजिए, सभी लोग फूल और प्रसाद लेकर विश्वनाथ मंदिर जा रहे थे। तो बच्चों, ये है हमारा कठिन शब्द और उसके वाक्य प्रयोग। इसे आप अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और बहुत ही उपयोगी रहेगा आपके लिए। अब हम आपका परिचय कराते हैं कि पाठ में कुछ हमने स्थलों के नाम देखे थे और जो हमने उसमें परिचय मिले हैं, तो उनसे आपको हम पुनः परिचय करा देते हैं। जैसे वाराणसी। वाराणसी क्या है? वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नगर है और वाराणसी को हम बनारस और काशी कहकर भी पुकारते हैं। ये है हमारा वाराणसी। वाराणसी घाट, आपके चित्र देख रहे हैं आप, आपकी किताब में भी है वाराणसी घाट, क्योंकि वाराणसी को घाटों का शहर कहते हैं, क्योंकि वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पाठ में हमने एक और स्थल सुना था, सारनाथ का बौद्ध स्तूप। ये देखिए बच्चों, ये है सारनाथ का बौद्ध स्तूप। जो लेखक ने बताया था कि वो सारनाथ गए थे, तो वहाँ पे अशोक लाट और बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप देखा था। अब उसके बाद आपको एक और और उसके बाद आपने देखा कि मोनू ने बताया कि उन्होंने नाव की सवारी की थी। तो किस घाट पे नाव की सवारी की थी उन्होंने? दशाश्वमेध घाट। तो ये है बच्चों दशाश्वमेध घाट। ये उसका चित्र है उस घाट का, जहाँ पे मोनू ने नाव की सवारी की थी और चप्पू की आवाज़ आपको सुनाई थी। और एक और जानकारी आपके लिए कि शहनाई वादक, विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी। जी हाँ, जैसे तस्वीर में भी आपको दिख रहा है यहाँ पे शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और ये उनकी तस्वीर भी है। वो अपने शहनाई के साथ वादन कर रहे हैं। तो बच्चों, बनारसी बहुत ही खूबसूरत जगह है और जिस तरह से लेखक ने उसका वर्णन किया वो और भी खूबसूरत है। अब आता है जो हमने आपसे कहा था कि पाठ के अंत में हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपसे यातायात के बारे में। आपको याद है ना कि यातायात में हमने क्या अंतर, क्या समानता बताया था आपको? तो उन्हीं अंतर को ध्यान में रखिए आप मेरे प्रश्नों को सुनिए और बताइए। ठीक है? अच्छा, बताइए कि वाराणसी पाठ में किन किन यातायात के साधनों का प्रयोग हुआ है? बताइए। रिक्शा, गुड, रेलगाड़ी और नाव। बहुत अच्छे, आपने तो बहुत अच्छा किया कि आपने बिल्कुल ध्यान लगाया कि 3 यातायात के साधनों का वर्णन हुआ है, रिक्शा, रेलगाड़ी और किसका? बताइए, नाव का। बहुत अच्छे। अब बच्चों, अभ्यास कार्य।
पेज नंबर 36 पर आपका अभ्यास कार्य है। इससे में आपको प्रश्न उत्तर है, उत्तर लिखो। इन प्रश्न उत्तर को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। मैं आप उत्तर बता रही हूँ, आप लिखना शुरू कीजिए। पहला प्रश्न है का मोनू वाराणसी कैसे गया? उत्तर हमें पता है, आपको याद है। मोनू वाराणसी रेलगाड़ी से गया। किससे गया था मोनू वाराणसी? रेलगाड़ी से। और रेलगाड़ी का टिकट कितने का था? 52 रुपए का। बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न खा मोनू ने वाराणसी में क्या क्या देखा? बताइए, मोनू ने वाराणसी में क्या क्या देखा? विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट, टेढ़ा मंदिर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। हाँ, संकट मोचन, बौद्ध स्तूप। बिल्कुल सही। अशोक लाट। बहुत अच्छे। लेकिन बच्चों, इस तरीके से हम प्रश्नों का उत्तर नहीं लिख सकते हैं। हमें उन्हें प्रश्न का आधार बना के ही उत्तर लिखना होता है। तो प्रश्न जैसे हमसे पूछा गया है कि मोनू ने वाराणसी में क्या क्या देखा, तो प्रश्न को आधार बनाते हुए हम उत्तर लिख रहे हैं। मोनू ने वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट, टेढ़ा मंदिर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संकट मोचन मंदिर, अशोक की लाट, बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप भी देखे। ठीक है बच्चों, अब आप इससे अपनी पुस्तिका पे उतार लीजिए। अब आपको हम वचन से परिचय कराएंगे। वचन वह शब्द जिससे उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। और वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। वह शब्द जिससे एक वस्तु का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। वह शब्द जिससे अनेक वस्तुओं का, मतलब एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण आप देख लीजिए। एक वचन, बहुवचन। छतरी, बहुवचन में छतरियाँ। जलेबी, जलेबियाँ। मूर्ति, मूर्तियाँ। सीढ़ी, सीढ़ियाँ। छुट्टी, छुट्टियाँ। गर्मी, गर्मियाँ। वस्तु, वस्तुएं। आवाज़, आवाज़ें। देखा आपने? चित्र के माध्यम से समझ लीजिए आप। यहाँ पे छतरी मतलब एक छतरी है। यहाँ पे देखिए चित्र में बहुत सारी छतरियाँ हैं, मतलब एक से अधिक हैं, तो ये हमारे क्या हो गए? बहुवचन। जैसे एक जलेबी तो एक वचन, और बहुत सारी जलेबियाँ रखी हुई, इतनी ज़्यादा जलेबी रखी हुई है तो क्या होगी? जलेबियाँ। ये है एक वचन और बहुवचन का। हमने सीखा बच्चों, इस यात्रा वर्णन में हमने कई चीज़ें सीखी। जैसे विभिन्न साधनों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, प्रसिद्ध स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, और वचन के माध्यम से शब्द भंडार में वृद्धि भी की है। और हम एक डायरी का निर्माण भी करेंगे, ऐसा हमने सीखा है। आज का संदेश ये है बच्चों कि जब भी आप यात्रा करने के लिए आप जाते हैं, तो आपको अपने टिकट संभाल के रखने चाहिए। हो सके तो माता पिता का नाम, पता, फ़ोन नंबर याद करें और लिख के रखें। और किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास ना करें और अपने परिवार के साथ रहें। इन बातों का जरूर ख्याल रखें। और आज का गृह कार्य, आईसीटी के माध्यम से हमें रीड अलोंग ऐप के माध्यम से अन्य यात्रा संबंधी कहानियों को पढ़ें व संकलन करें। जिनके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, वो रीड अलोंग ऐप डाउनलोड है उनके में, आप उनके माध्यम से पढ़िए कहानियाँ। और जिनके पास नहीं है, वो अपने अनुभव को साझा करें और बड़ों से पूछें कि उनके अनुभव क्या हैं। दूसरा प्रश्न है, रेल के अलावा टिकट और कहाँ कहाँ लगता है। तीसरा प्रश्न है कि दिए गए कार्य को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। बच्चों, पेज नंबर 36 में आपका ये प्रश्न है, इसे आप देखिए और हो सके इसे अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आज की कक्षा बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। हम आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आशा करती हूँ आप लोग कुशल और मंगल में रहेंगे। नमस्कार।